नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की तारीख है 1 अक्टूबर 2020 और बिना देरी के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कोविड वैक्सीन एंड शार्क। पहले तो आप ये हेडिंग पढ़ के थोड़ा सा अचंभित हो रहे होंगे कि कोविड वैक्सीन और शार्क का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो शार्क होती है, शार्क मछली, उसका जो लिवर ऑयल होता है उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक केमिकल जिसका नाम है स्क्वैलिन। और स्क्वैलिन का इस्तेमाल होता है वैक्सीन में, जो कि अल्टीमेटली हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, कोविड वायरस से फाइट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब देखिए स्क्वैलिन निकालने के लिए शार्क को मारना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मारना पड़ता है। तो यहाँ पे एक शार्क कंजर्वेशन ग्रुप है, उन्होंने ये बताया है कि अगर पूरी दुनिया में हमें कोविड-19 का वैक्सीन सप्लाई करना हुआ तो इस केस में, और होगा ही, है ना, तो इस केस में हमें लगभग 5 लाख शार्क को मारना पड़ेगा ताकि उनसे स्क्वैलिन निकाला जा सके और वैक्सीन में यूज़ किया जा सके। तो ये शार्क की पॉपुलेशन के लिए बहुत ख़तरनाक बात हो जाएंगी। और कुछ ऐसी शार्क की स्पीशीज़ हैं जिनमें स्क्वैलिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि गल्पर शार्क और बास्किंग शार्क। इनकी जो संख्या है वो तो ऑलरेडी बहुत कम है, यानी ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, इंडेंजर्ड हो सकते हैं आने वाले समय में। तो अगर इन्हें भी मारा गया तब तो ये तो एकदम इंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि ये बात है कि साइंटिस्ट जो हैं वो एक अल्टरनेटिव खोज रहे हैं, इसका एक ऑप्शन खोज रहे हैं कि जो स्क्वैलिन है उसे हम, उसका एक जो दूसरा वर्जन है, सिंथेटिक वर्जन, सिंथेटिक मतलब मानव द्वारा निर्मित, तो सिंथेटिक वर्जन बनाएं। किससे? फर्मेंटेड शुगर केन से। शुगर केन को फर्मेंट किया जाए और फिर उससे स्क्वैलिन निकाला जाए, शार्क को मारना ना पड़े। इसके लिए साइंटिस्ट ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें ऑलरेडी तो लगभग 30 लाख शार्क हर साल उन्हें मारा जाता है। किस लिए? इसी स्क्वैलिन के लिए। स्क्वैलिन का यूज़ कॉस्मेटिक्स में भी होता है, मशीन ऑयल में भी यूज़ होता है, कई तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, तो लिवर ऑयल का जो इतना ज़्यादा डिमांड हो रही है शार्क के लिवर ऑयल की, ये कहीं ना कहीं शार्क की पॉपुलेशन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है और इससे शार्क की कई सारी स्पीसीज़ इंडेंजर्ड हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन्नत भारत अभियान की। उन्नत भारत अभियान देखिए एक ऐसा अभियान है जिसमें गांधीयन विज़न को ख्याल में रखते हुए गाँव में विकास की परिकल्पना की गई है। इसका ये मकसद है कि गाँव में जो बेसिक नीड्स हैं जैसे फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, एनर्जी, लिवलीहुड, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, ये सभी गांव में ही उपलब्ध हो। कहने का मतलब अगर किसी को कपड़े चाहिए गांव में ही चाहिए, गांव में ही उसे मिल जाएं। किसी को अपना घर बनवाना है तो गांव में ही रह के बनवा सकें, उसे शहर ना जाना पड़े मटेरियल्स के लिए या वर्कर्स के लिए। साफ़ सफाई गांव में रहे, हेल्थ केयर सर्विसेज गांव में ही मिल जाए। तो ये सारी चीज़ों के लिए उन्नत भारत अभियान हमारी गवर्नमेंट द्वारा 2014 में चलाया गया था। ठीक है, अब देखिए शुरू कैसे हुआ। क्या हुआ था कि IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के कुछ फैकल्टी मेंबर्स थे, उनका एक ग्रुप बना था और वो रूरल डेवलपमेंट के एरिया में बहुत दिनों से काम कर रहे थे, गांव-गांव जाके वो काम कर रहे थे। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अब उन्नत भारत अभियान का यही मिशन है कि जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें हम इस तरह से मोटिवेट करें कि रूरल इंडिया के चैलेंजेस को वो आइडेंटिफाई करें, ग्रामीण भारत में क्या दिक्कतें आती हैं उसे पहचानें, कौन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और उनके सॉल्यूशंस के लिए वो काम करें। और इसमें अगर ज़रूरी हो तो वो गांव में कुछ दिन रहें, गांव के लोगों के साथ रहें, चीज़ें समझें। तो ये बेसिकली पूरी इसकी थीम हो गई उन्नत भारत अभियान की। नेक्स्ट खबर, इससे भी खतरनाक खबर कि वायरस जो है कोरोना वायरस, ये ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मृत्यु करा चुका है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, लेकिन इससे भी ख़तरनाक खबर ये है कि इसका म्यूटेशन हो रहा है और म्यूटेशन बहुत ही ख़तरनाक तरीके से हो रहा है। हालांकि गनीमत की बात यह है कि अभी इसके जो हो रहे हैं म्यूटेशन हैं उनसे कोई सीरियस इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा, फिर भी म्यूटेशन है तो अपने आप में ख़तरनाक बात। देखिए म्यूटेशन क्या होता है, इसे आप थोड़ा सा जान लीजिए। क्या होता है कि जो भी वायरसेस वगैरह तो खासकर, और ये हम ह्यूमंस में भी होता है, इनमें क्या होता है कि कभी कभी किसी एजेंट द्वारा, किसी एक्शन द्वारा क्या होता है कि जेनेटिक चेंज आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? जेनेटिक चेंज। और जेनेटिक चेंज आने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। जैसे वायरस है,
मान लीजिए इसके पास एक प्रोटीन है पेप्टाइड, जेनेटिक चेंज हुआ और इसके पास 3 प्रोटीन आ गए पेप्टाइड, और पेप्टाइड क्या करेंगे, इसकी एंट्री ह्यूमन सेल कराने में मदद करेंगे। तो इस केस को कहते हैं म्यूटेशन। अभी तक लगभग 12,000 म्यूटेशन कर चुका है ये कोरोना वायरस, ठीक है। 3.2 करोड़ केसेस में इसके 12,000 म्यूटेशन देखे गए हैं। और लेकिन इन सब में एक म्यूटेशन ऐसा है जो बहुत सारे पेशेंट्स में कॉमनली तरीके से हुआ है। इस म्यूटेशन में होता क्या है, देखिए जो कोविड वायरस है वो ह्यूमन सेल में कैसे एंटर करता है, स्पाइक प्रोटीन की मदद से। देखिए ये अगर आप इमेज देखें तो इस कोरोना वायरस में जो गोल गोल एक ग्लोबोज स्ट्रक्चर है, और ग्लोबोज स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ स्पाइक्स हैं, तीली जैसे स्ट्रक्चर है ना। तो ये जो स्पाइक जैसे स्ट्रक्चर हैं इनमें होता है स्पाइक प्रोटीन। क्या होता है, स्पाइक प्रोटीन। अब स्पाइक प्रोटीन ह्यूमन सेल में बाइंड कर जाता है, किससे, ACE2 रिसेप्टर से, ह्यूमन सेल में बाइंड करके और ह्यूमन सेल में एंट्री ले लेता है। तो आप ये सोचिए कि अगर एक स्पाइक प्रोटीन, ठीक है, कितना, एक स्पाइक प्रोटीन जनरेट करती है एक पेप्टाइड, कितना, एक पेप्टाइड। तो एक पेप्टाइड ACE2 से रिएक्ट करके बाइंड करके ह्यूमन सेल में घुस जाता है। अगर यही 3 पेप्टाइड जनरेट हो जाए, कितने, 3 पेप्टाइड या 2 पेप्टाइड जनरेट हो जाए, तब तो उसकी एंट्री और आसान हो जाएगी। कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपके पास एक उंगली है तो उससे चीज़ों को पकड़ने में प्रॉब्लम होगी, बट अगर 3 उंगली है तो बहुत आसान हो जाएगा, कंपेरेबल टू 1 उंगली। तो ऐसे केस में इस बात को आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो पेप्टाइड्स की संख्या उसकी बढ़ रही है ना। स्पाइक प्रोटीन द्वारा प्रोड्यूस्ड किए जाने वाले पेप्टाइड्स की संख्या का बढ़ना सीधा मतलब है कि कोविड वायरस की एंट्री ह्यूमन सेल में और आसान तरीके से हो सकती है, और ये एक बैड न्यूज़ ही है। अब देखिए एक बात और है कि क्या इस म्यूटेशन से डेथ ज़्यादा हो रही है, क्या डेथ ज़्यादा होगी, हालांकि अभी इसके बारे में एक प्रॉपर रिसर्च नहीं आई है, अभी बहुत ज़्यादा म्यूटेशन भी इस वायरस ने नहीं शो किए हैं। लेकिन फिर भी इसका म्यूटेशन शो करना एक ऐसी बात है जो कि चिंताजनक है, और पूरे साइंटिस्ट कम्युनिटी इस बात पे लगी हुई है कि कैसे हम इसे रोक सकें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमने वैक्सीन निकाली और ये म्यूटेट कर गया तब तक में, है ना, तब तक में इसका क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन इस तरह से कि वैक्सीन उस पर काम ही नहीं कर रही। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम के बारे में, ठीक है। देखिए प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम एक पहले ही बनाया गया था, PETase करके, ठीक है, ये इसका नाम था, PETase बनाया गया था। ये क्या करता था, प्लास्टिक जो है उन्हें डिग्रेड कर देता था। क्या कर देता था, डिग्रेड कर देता था, उन्हें नष्ट कर देता था, ऐसे पार्टिकल्स में नष्ट कर देता था जिन्हें बाद में हम रिसाइकलिंग में इस्तेमाल कर सकते थे, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग में। तो अभी क्या हुआ, एक सेकेंड एंजाइम बनाया गया है जो PETase के साथ कंबाइन होगा, और प्लास्टिक को ईट करने की जो प्रोसेस होती है, यानी प्लास्टिक को ख़त्म करने की प्रोसेस होती है, उसे क्या करेगा, तेज़ कर देगा। देखिए हमें ये समझना होगा, मैंने इमेज भी इसीलिए ये लगाई है कि देखिए प्लास्टिक का भंडार इतना ज़्यादा हो रहा है कि पूरे अर्थ को खा जाएगा, है ना। तो यही बात है कि प्लास्टिक का इतना ज़्यादा स्टोरेज हो गया है कि अब दैट इज़ पार द लिमिट, है ना, वो अब लिमिट के पार हो चुका है। तो अब उसमें क्या करना पड़ेगा, उसे हैंडल करने के लिए हमें ऐसे ही प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम्स की ज़रूरत होगी जो बहुत तेज़ काम करते हैं, ठीक है, और बहुत इफ़ेक्टिव हो। तो इसीलिए इस राह में ये PETase के साथ एक और एंजाइम कंबाइन किया गया और एक प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम बनाया गया, जिसे नाम दिया गया है कॉकटेल। क्या नाम दिया गया है, कॉकटेल, लोकप्रिय नाम है। तो ये हो गई प्लास्टिक एंजाइम के बारे में बातें। आज के सेशन के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ये मेरा मेल दिया गया है oaditya900@gmail.com, आप इस पर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल।